हेलो हाय गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जैसा हम लोगों ने आपके पास पहला पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज निमसेट 2016, ठीक है। वो पेपर आई होप आप सबने देख लिया होगा। और यार व्यूज़ बहुत कम है, उसके ऊपर थोड़ा लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग चैनल को आगे लेके जा पाएँ और आपको कंटेंट और अच्छा प्रोवाइड कर पाएँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2015 पेपर। हम लोग 2015 की तरफ चलेंगे। दीज पेपर्स आर कोर रीजनिंग पेपर्स। मैंने एक चीज़ नोटिफाई करी कि 2016 का पेपर आप देख लीजिए, 2015 का पेपर आप देख लीजिए। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये दोनों एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम रीजनिंग को फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्वांट्स जो है ना, इसके अंदर बड़ा ही पॉइंट टू पॉइंट आप लगा के चलिए, इतना क्वांट्स आया है। तो आप लेके चलिए भी 2015 को अभी हम डिस्कस करते हैं कि निमसेट 2015 क्या है। आपका दोस्त सौरभ सोनी आपके साथ फिर से एक बार 2015 को लेके चलेगा। चलिए 2015 को लेके चलते हैं बच्चे। 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेके चलें तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। इफ ट्यूसडे आपको बोल रहा है, इफ ट्यूसडे फॉल्स, आपको बोल रखा है इफ ट्यूसडे फॉल्स ऑन द 4th of a month, then which day will fall 3 days after 24th of the same month। आपको बोला गया कि ट्यूसडे जो है ना, आपका जो ट्यूसडे है, जो मंगलवार है बेसिकली, ठीक है, कहता है जी वो 4th of a month को होता है। 4th of a month का मतलब ये है कि किसी भी 4 तारीख को क्या था, ट्यूसडे था। 4th of a day का मतलब है 4 तारीख को क्या था, ट्यूसडे था। देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर 24th of the same month। कहता है जी 24 तारीख के 24 दिन के बाद, 24 डेज के बाद 3 दिन और आगे, 3 दिन आगे और, तो आप बोलिए 24 + 3 कितना आया भाई, 27। तो आप बोलेंगे टोटल 27 डेज आगे जाना है। तो 4th को बेसिकली क्या था, ट्यूसडे था। आपने बोला आफ्टर 24 डेज, 24 दिन आप आगे आ गए, प्लस का 24 आया, यहाँ पर आ गए। कहता उसके बाद विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर 24th, तो मतलब 3 दिन बाद और आना पड़ेगा। तो यार देखिए 27 दिन, 27 डेज का फर्क पड़ा आपको इस प्रोसेस के अंदर। भाई 27 डेज को अगर लेके चलें तो एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए हम लोग हमेशा मैथ्स में 7 से डिवाइड करते हैं। तो 27 डिवाइड बाय 7 अगर लेके चलें तो 7 3 = 21, कितने आपके पास रिमाइंडर आया, 6 रिमाइंडर आया, है ना। 7 4 = 28, तो बेसिकली 6 इज द रिमाइंडर। हम लोग बोल सकते हैं 6 रिमाइंडर आया हमारा। अगर 6 रिमाइंडर आया तो ट्यूसडे से हमें 6 दिन आगे जाना है, ट्यूसडे के बाद हमें 6 दिन आगे जाना है। तो आप बोलेंगे जी मंडे, तो बेसिकली द आंसर विल बी मंडे। हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी मंडे। आपने 24 दिन एक ले लिए, 3 दिन एक ले लिए, टोटल आपने ऐड कर लिया, दैट विल बी 27। 27 को आपने डिवाइड बाय 7 किया। 27 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर विल बी 6, रिमाइंडर 6 होगा। तो रिमाइंडर 6 आपने ऐड किया, तो आपने बोला कि जी हमारे पास टोटल 6 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो हम बोलेंगे ट्यूसडे में 6 दिन आगे लेके जाओगे, तो 7 डेज होता तो ट्यूसडे का ट्यूसडे आ जाता। 6 डेज है, मतलब एक दिन पीछे है, एक दिन पीछे है, तो मंडे आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया हमारा मंडे। इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं पूरे पेपर को आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। द सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द स्टेटमेंट ऑल चिकन्स आर बर्ड। मैं इसको सिलोजिज्म के अंदर कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन को लेके चलता हूँ कि सिलोजिज्म इस चैप्टर के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है। इन द सिलोजिज्म वी हैव द कंसेप्ट ऑल द चिकन्स आर बर्ड। सारे के सारे चिकन्स जो है ना, वो बेसिकली क्या लेके चल रहा है, बर्ड लेके चल रहा है, चिकन। अच्छा, ये वो वाला चिकन मत समझ आना जो आप खाते हो बेसिकली, ठीक है। ये एक आपके पास बर्ड बेसिकली कैटेगरी की बात हो रही है, हेंस और चिकन्स की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। आगे आपको बोला गया सम चिकन्स आर हेंस, कुछ चिकन्स जो हैं वो क्या है, हेंस हैं। सम चिकन्स आर हेंस, दिस इज द पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। सम चिकन्स आर हेंस एंड फीमेल बर्ड्स ले एग्स, फीमेल बर्ड्स ले एग्स। अच्छा, बर्ड्स की कैटेगरी में कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, है ना, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। तो कहता है जी फीमेल बर्ड, बेसिकली आप मान लो कि ये सारे के सारे कौन से बर्ड है, फीमेल बर्ड है। ऐसा मैंने मान लिया क्योंकि मुझे पता है कि इस केस में फीमेल बर्ड्स इस तरीके से मैं कैटेगराइज करके दिखा सकता हूँ।
और अगर ये हैं तो मुझे पता है फीमेल बर्ड्स अगर हैं तो मुझे पता है कि ये आपके पास डायग्राम बन सकती हैं जो ये एग्स देते हैं बेसिकली। सर उसने क्या बोला, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्टर, कहता जी इनमें से कौन सा हमारा फैक्ट होना चाहिए, हमें ये निकाल के लाना है। सो आप देखिए इस पॉइंट पे कहता जी ऑल बर्ड्स ले एग, सारे के सारे बर्ड्स एग देते हैं, सारे बर्ड्स एग देते हैं, ये किसने बोला, जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा डाउट मार्क में लेके चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बोला सम हैंस आर बर्ड, कुछ हैंस बर्ड है, बिल्कुल है, हैंस का कुछ पार्ट बर्ड्स में तो आएगा ही आएगा। सो दिस पॉइंट इज राइट, वी हैव दिस पॉइंट इज करेक्ट, ये पॉइंट करेक्ट है बिल्कुल, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। थर्ड पॉइंट सम चिकन्स आर नॉट हैन, कहता है कुछ चिकन्स जो हैं वो हैन नहीं है। अच्छा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कुछ चिकन हैन है तो कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये भी ठीक है। सो सेकंड और थर्ड दोनों फॉलो करेंगे, अगर सेकंड और थर्ड दोनों फॉलो करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा। और अगर यार समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, थंब का बटन दबा दीजिए, थंब प्रेस कर दीजिए ताकि इन्फो मैथ्स इसी तरीके से आपके साथ मटेरियल शेयर करता जाए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा चेक करें उसको। तीसरा क्वेश्चन, लो जी पजल आ गया, एक बड़ा सारा पजल आ गया, बनाते हैं इस पजल को बनाएंगे, पजल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। सो वी हैव, क्या दे रखा है, इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, एक मैरिड कपल है 2 फैमिली के अंदर, बेसिकली इन द फैमिली वी हैव 2 मैरिड कपल, हमारे पास कितने मैरिड कपल हैं, 2 तो मैरिड कपल हैं, आपको ये बोला गया, ठीक है। एंड द फैमिली मेंबर्स रिप्रेजेंट 3 जनरेशंस, फैमिली मेंबर 3 जनरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको ये वर्ड बोला हो ना 3 जनरेशंस वाला, इसका मतलब आप समझ जाना कि 3 जनरेशंस का मतलब ये है कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, हमारे मदर या हमारे फादर, उसके नीचे हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। मतलब मैं आपके साथ का हो गया, इस पॉइंट पे आ गया, उससे ऊपर मेरे मदर फादर इधर आ गए, उससे ऊपर मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आ गए। सो दिस इज द पॉइंट वी हैव। आपको बोला गया, कहता जी ईच मेंबर हैज़ अ डिस्टिंक्ट चॉइस ऑफ अ कलर अमंगेस्ट ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड, वाइट एंड पिंक, आपको ये कलर दे रखे हैं। नो लेडी मेंबर लाइक्स इधर ग्रीन और वाइट, मतलब जो भी लेडी होगी ना तो उसको ग्रीन पसंद होगा बेसिकली, ना उसको क्या होगा वाइट पसंद होगा, इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं होगा, ठीक है। आगे आपको क्या बोला, सी हु लाइक्स ब्लैक कलर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता सी हु लाइक्स का मतलब है सी जिसको ब्लैक कलर पसंद है, आपको ये बोला गया। इज द डॉटर इन लॉ किसकी है, ए की। अच्छा डॉटर इन लॉ का मतलब सी, पहली बात क्या हुई, फीमेल हुई, पहला पॉइंट तो ये बना। अच्छा दूसरी बात आपके पास क्या बना, डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ ई की डॉटर इन लॉ होएगी, तो मतलब ई का कोई सन होएगा, उसकी जो वाइफ होएगी बेसिकली सी होगी। और आपको कलर बताया गया कि सी को कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, तो मैंने इसको ब्लैक फिल कर दिया, ये यहाँ पे फिल हो गया। आगे आपको बोला गया कि B इज ब्रदर ऑफ F एंड सन ऑफ D एंड लाइक्स पिंक, B जो है ब्रदर है F का और सन है D का, और लाइक पर उसको आपके पास क्या पसंद है, पिंक पसंद है। मैं एक बार यहाँ नीचे लगाता हूँ, ऐसा लगाने का रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि कपल बनेगा, क्योंकि एक कपल तो यहाँ पर बनेगा, एक कपल यहाँ, 2 यहाँ हो गई, तो बाकी के 2 मैं नीचे लेके चल रहा हूँ। तो B इज ब्रदर ऑफ F, B मेल है, ब्रदर है किसका बच्चे, F का, एंड सन ऑफ डी का सन है। अच्छा B इज द सन ऑफ D, तो मैं D को यहाँ लगा सकता हूँ। सो B इज द सन ऑफ D, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। एंड B इज द ब्रदर ऑफ F एंड सन ऑफ D एंड लाइक्स पिंक, B को कौन सा कलर पसंद है, पिंक कलर पसंद है। सो लो जी 2 कलर चले गए अब तक। कौन कौन से कलर चले गए, एक हमारे पास ब्लैक चला गया, एक हमारे पास कौन सा कलर चला गया, पिंक चला गया। सो वी हैव 4 कलर्स, ग्रीन, येलो, रेड और वाइट, ये 4 कलर बचे। A इज द ग्रैंड मदर ऑफ F एंड F डजंट लाइक रेड, A जो है ग्रैंड मदर है F की, और F को क्या पसंद नहीं है, रेड पसंद नहीं है। सो A इज द ग्रैंड मदर ऑफ F, बेसिकली A ग्रैंड मदर है, तो E क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, ये बन गया। तो आपको बोला गया A इज द ग्रैंड मदर ऑफ F एंड F डजंट लाइक रेड, F को कौन सा कलर पसंद नहीं है, रेड कलर पसंद नहीं है।
अच्छा अब एक बात देखिए, एफ को रेड पसंद नहीं है, सो हमें लेडीज़ के बारे में तो कोई बताया नहीं है, अभी कितनी लेडीज़ हैं, चलो कोई बात नहीं। वाइफ ऑफ अ हस्बैंड हैविंग अ चॉइस फॉर ग्रीन कलर, कहता जी वाइफ ऑफ हस्बैंड, इसका मतलब क्या है, वाइफ ऑफ अ हस्बैंड हैविंग चॉइस फॉर ग्रीन कलर, मतलब जिसके हस्बैंड की ग्रीन कलर की चॉइस है, जिसके हस्बैंड की ग्रीन कलर की चॉइस है, उसकी वाइफ को येलो पसंद है। तो मतलब हस्बैंड ग्रीन और वाइफ येलो, इस पॉइंट पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो वाइफ ऑलरेडी ब्लैक में है, तो यहाँ पर ही होगा। तो वाइफ को कौन सा कलर पसंद होगा, येलो, और हस्बैंड को कौन सा कलर पसंद होगा, ग्रीन। अब बची हमारे पास ये बात। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो अब मुझे इतना पता है कि हमारे पास चॉइस बनी है भाई ये वाली। अब इसमें आपको दे रखा है कि F को रेड कलर पसंद नहीं है। अगर F को रेड पसंद नहीं तो रेड तो फिर किसको पसंद होगा, D को पसंद होगा। और अगर इसको D पसंद होगा तो वाइट कलर ही बचा हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी सारे कलर एलिमिनेट हो चुके हैं। तो F को कौन सा कलर होगा, वाइट होगा। अब अगर F को वाइट कलर पसंद होगा तो F कभी भी फीमेल नहीं हो सकती है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसने एक बात बोली थी कि जो लेडीज है, जो बेसिकली लेडी है, उसको ना तो ग्रीन पसंद है ना वाइट पसंद है। तो ग्रीन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया हमारा, तो बचा हमारे पास वाइट। तो मैंने वाइट यहाँ पे लगाया, इसका मतलब F कभी भी लेडीज नहीं हो सकती, फीमेल नहीं हो सकती। सो F विल बी द मेल, F मेल होगा। सो बेसिकली F इज द मेल, दिस इज द चार्ट, E A C D B F, दिस इज द चार्ट वी हैव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर प्रेफरेंस ऑफ ए, ए का कलर प्रेफरेंस क्या होगा, ए का कलर प्रेफरेंस येलो होगा, ए को येलो पसंद होगा, ये ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। अच्छा एक बात और, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो पजल है बेसिकली हमारा, इसको हम लोग आपके पास लेके चलते हैं ताकि ये बाद में विजिबल नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस आगे समझ पाएं। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन बना, E मेल, A फीमेल, C D B F, दिस इज द डायग्राम। E A आया, C D आया, B F आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे आगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ द कपल। अच्छा येलो के साथ तो ग्रीन था, ये हमें पता है, हमने अभी मार्क किया था। येलो के साथ तो बचे 100% क्या था, ग्रीन था, हमने मार्क कर रखा है ये बात। तो ये ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट ग्रीन के साथ ब्लैक, ये भी गलत है। रेड के साथ येलो, रेड के साथ येलो, मैंने रेड किसको दिया था, रेड दिया था आपके पास उस पर्सन को, इसके बेटे को, बी को, है ना। यहाँ पे तो ब्लैक था बचे, तो ये भी गलत है। तो येलो ग्रीन बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। फर्स्ट जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का जो कोड था दैट वाज अ येलो, वो येलो था, तो हम लोग इस ऑप्शन को मार्क करेंगे, दिस इज द आंसर वी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन महोदय चेक करवाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल। मैरिड कपल आप चेक कर लेंगे, व्हाट्सोएवर आप चेक कर लेंगे, डायग्राम आपको मैंने बनवा दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रदर ऑफ बी, एफ। अच्छा एफ के बारे में क्या ट्रू है, एफ जो है ब्रदर किसका था, ब्रदर बी का ब्रदर था, बिल्कुल बी का ब्रदर था, बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वी हैव ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, चलिए आपसे क्वेश्चन आ गया। मतलब बेसिकली आप एक बात देखिए, पजल बनाने में टाइम जरूर लगता है पेपर के अंदर, बट पेपर में पजल बनाने में टाइम जरूर लगता है, बट यही जो कंसेप्ट है ना, अगर आपने पजल बना लिया तो आपके 5 6 7 क्वेश्चन कहीं पर नहीं गए, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, इफ़ द इंग्लिश वर्ड एग्जामिनेशन इज कोडेड एज, आपको बोल रहा है कि एग्जामिनेशन ये वर्ड है, अरे स्पेलिंग सबको आते होंगे भाई, है ना। एग्जामिनेशन का कोड आपको दे रखा है 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5, ये कोड दे रखा है। आपको बोला गया व्हाट विल बी द कोड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोड आपने बताना है, गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, और जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उन बच्चों ने भी ये बड़े अच्छे से बात सीखी होगी कि आप लोगों को एक स्टेप करवाया गया था कि जब आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप ये फिगर आउट करेंगे कि दैट क्वेश्चन विल बिलोंग टू डायरेक्ट कोडिंग और इनडायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर वर्ड पड़ा होता है ना, एज इट इज़ वर्ड यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में पड़ा होना चाहिए, कोई नया अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए।
हालांकि इसके अंदर गवर्नमेंट वर्ड में है, जी नहीं आ रहा है ना, वी नहीं आ रहा है, तो मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, इनडायरेक्ट कोडिंग है। सो व्हाट विल बी द कोड? E will be on 5th, X will be on 24, A will be on 1, M will be on 13, I will be on 9, N will be on 14, I will be on 1, T will be on 20, I will be on 9, O will be on 15, N will be on 14। ये बन गया हमारा। सो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, कहता जी कोड बताइए कैसे बना। आप देखिए 5 का तो 5 ही आ रहा है, 1 का 1 ही आ रहा है, 9 का 9 ही आ रहा है, 1 का 1 ही आ रहा है, 9 का 9 ही आ रहा है। आपके पास ये जितने सिंगल डिजिट नंबर है एज इट इज़ आ रहे हैं। 2 डिजिट नंबर में क्या हो रहा है, 2 + 4 6 बन रहा है, 1 + 3 4 बन रहा है, 1 + 4 5 बन रहा है, 2 + 0 2 बन रहा है, 1 + 5 6 बन रहा है। सो दिस इज़ द कोड, ये कोड बन के आ रहा है बेसिकली हमारे पास। आपको बोला गया गवर्नमेंट, आप देखिए गवर्नमेंट, जी आता है 7 पे, ओ आता है 15 पे, वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे। आप चेक करिए ये कितना आएगा 7, 1 + 5 6, 2 + 2 4, ये आया 5, 1 + 8 9, 1 + 4 5, 1 + 3 4, 5 एज इट इज़, 1 + 4 5, 2 + 0 2। सो दिस इज द आंसर। मैंने 2 डिजिट नंबर को ऐड कर दिया, दिस विल बी द सिंगल डिजिट नंबर, और जो सिंगल डिजिट है वो एज इट इज सिंगल डिजिट ही रहा। तो अगर लेके चलें 7 6 4 5 9 5 4 5 5 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ए ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। सबको समझ आ गया होगा। 2 डिजिट नंबर को ऐड कर कर मैंने सिंगल डिजिट बना दिया, और जो सिंगल डिजिट नंबर था वो एज इट इज मेरा सिंगल डिजिट नंबर ही रहा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे क्या रखा है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे क्या रखा है, गोपाल स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, वेस्ट की तरफ चलता है। वेस्ट मतलब इस तरीके से एक चार्ट होता है ना, ये नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। सो बेसिकली गोपाल जो है ना आपके पास वेस्ट से गया, वेस्ट की तरफ आया। उसने क्या किया, ही आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न टुवर्ड्स राइट। वो 30 मीटर का डिस्टेंस सीधा चलता है इस तरीके से, 30 मीटर आ गया, ठीक है, और आगे ले आओ थोड़ा, 30 मीटर आ गया। उसने क्या किया, कहता जी 30 मीटर आके उसने क्या किया, बेसिकली कहता 30 मीटर आके वो बेसिकली क्या करता है, राइट टर्न ले लेता है। सो बेसिकली उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। इन दिस केस ही हैव टेकन द राइट टर्न, वो राइट टर्न लेता है। सो ये राइट टर्न ले लिया। अच्छा, ही आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। वो आगे गया, राइट लिया, राइट लेके वो कितने मीटर गया जी, 20 मीटर गया, 20 मीटर चला गया। आगे वो क्या कहता जी, ही टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ता है, एंड मूविंग आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ही टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ गया। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, लेफ्ट में मुड़ा और 10 मीटर का डिस्टेंस जो है क्रॉस कर दिया उसने। कहता जी देन टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर। दोबारा फिर लेफ्ट ले लिया और वॉक 40 मीटर। दोबारा उसने फिर लेफ्ट लिया और 40 मीटर चला गया। लो जी 40 मीटर चला गया, लो जी 40 मीटर आ गया। ये बात आ गई। कहता जी ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। दोबारा उसने लेफ्ट लिया और 5 मीटर चला गया। एक बात समझिए, मैं ये लेफ्ट 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 कैसे बना रहा हूँ, मेरा जो डायग्राम है ना वो उस तरीके से चलता जाएगा। अब मैं अगर लेफ्ट में चल रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट यही वाला होगा, मेरा बायां हाथ यही होगा ना, इस साइड पे मुड़ूंगा मैं, तो मैं इस साइड पे मुड़ा 5 मीटर। कहता जी फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, दोबारा फिर से वो लेफ्ट में चला गया। लो जी इस डायरेक्शन में मुड़ गया। कहता विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सो ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नॉर्थ डायरेक्शन। इसका जो आंसर आएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन आएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। ये बच्चे आपके पास डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप लोग बड़े अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा बेसिक सा और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको मैं करवाना ज़रूरी भी नहीं समझता, ये आप अपने तरफ से एंड पे अटेम्प्ट करेंगे।
हाँ, अगला से क्वेश्चन सीरीज का है। सीरीज का कई बच्चों का डाउट होता है, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया, सर हमसे ना सीरीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, सर हमने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किया उसमें सर सीरीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो कैसे करना है वो देखिए जरा। इसमें आपको दे रखा है दिस इज अ सीरीज वी हैव, आपको दे रखा है कि एक 8 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 23 है, एक 87 है, सो नंबर बनाना है। आप देखिए सीरीज अगर समझ नहीं है आपको तो आप देखिए 8, 6, 9, 23, 87 ऐसे चल रहा है ये नंबर। अगर समझा जाए तो पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या हो रहा है बेसिकली डिक्रीज हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए जरा 8, 6 पे गया तो बेसिकली अगर लेके चलूँ तो यहाँ पे 2 का माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे गया तो आगे फिर यहाँ पे तो आपके पास और चेंज हुआ। ये कितना आया हमारा आपके पास 3, ये गया 6 गया 14 आया, तो प्लस का 14, मतलब अलग अलग नंबर चल रहा है। जब भी नंबर ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होता हो सीक्वेंस को समझिए। पेपर में अगर मान लीजिए इस बार के आप पेपर में 2024 के पेपर में अगर आप ये क्वेश्चन फेस करते हैं जिसमें एक बार इंक्रीज हो रहा है, दूसरी बार डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना नंबर सीरीज के अंदर पर्टिकुलरली, वो क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा आपके पास मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट क्वेश्चन विल रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन इन दैट केस, उस केस में मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। सो आप देखिए 8, 6, 9 और क्या है 23 और क्या है 87 ये नंबर है। आप बोल सकते हैं कि अगर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 बना, -2 किया तो देखिए 6 बना, मतलब ये सीरीज 1, 2 पे दिखा रहा है तो अगले में 2, 3 होना चाहिए। 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो मैंने 12 आया, -3 किया तो 9 आया। अगले में चलें तो यहाँ पे क्या होगा फिर मल्टीप्लाई 3 किया तो 27 आया, 9 3 27 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, -4 किया तो 23 आया। आगे 23 को लेके चला तो 4 -5, 23 चौके 92, -5 कितना आया 87। अगर आगे चले तो 87 × 5 -6, 87 कितना आया 435, -6 कितना आया 429। सो दिस इज द आंसर, हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 429। दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। मतलब मल्टीप्लाई 1 -2, मल्टीप्लाई 2 -3, मल्टीप्लाई 3 -4, मल्टीप्लाई 4 -5, इस तरीके से वो क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग थोड़ा रीड करते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को, देखिए जरा क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग स्टेटमेंट में ये लेके चलेंगे, ध्यान से लेना। कहता एक एग्जामिनेशन हुआ जिसके अंदर आपको क्या दिया गया, टोटल 100 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। आपको बोल रहा है कि टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आने हैं बेसिकली 100 क्वेश्चन आने हैं आपको। कहता जी आपके पास 100 क्वेश्चन आने हैं जो 3 पार्ट ABC में डिवाइड किए हैं एंड ईच पार्ट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। 3 सेक्शन में डिवाइड किया, एक पार्ट A में डिवाइड किया है, एक पार्ट B में डिवाइड किया है, एक पार्ट C में डिवाइड किया। आपको ये बोला गया पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C, आपको ये बोला है। ईच क्वेश्चन इन पार्ट्स A, B and C कैरी 1, 2 and 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। मतलब पार्ट A वाला 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, पार्ट B वाला 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, पार्ट C वाला 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। आगे अगर लेके चले पार्ट A इज फॉर एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल मार्क्स। भाई टोटल मार्क्स का 60% तो पार्ट A में है, टोटल मार्क्स का 60% तो किस में है, पार्ट A में है। एंड पार्ट B शुड कंटेन 23 क्वेश्चन। पार्ट B में एक चीज श्योरिटी दे रखी है भाई, इसमें 23 क्वेश्चन है। अगर 23 क्वेश्चन है तो मैं बोलूँगा कि 23 क्वेश्चन होने का मतलब है नंबर कितने हो गए, 46 हो गए। अब मुझे इतना पता है कि लेट सपोज पार्ट A में आप X क्वेश्चन मान लो, पार्ट B में आप Y क्वेश्चन मान लो, क्योंकि हालांकि हमें दे रखा है, फिर भी पार्ट C में आप Z क्वेश्चन मान लो। तो आप बोलेंगे एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो भाई X क्वेश्चन कितने नंबर के हुए, X के। एक क्वेश्चन भाई Y नंबर का, एक क्वेश्चन भाई 2 मार्क्स का, तो Y क्वेश्चन कितने के हुए, 2Y के।
और वैसे ही एक क्वेश्चन जो है दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, और अगर z क्वेश्चन देखे जाएं दैट विल बी ऑफ 3z। ये हमारे टोटल मार्क्स बनते हैं, ये हमारी टोटल बाइफर्केशन बनती है। अब ये मैंने टोटल मार्क्स निकाले हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर लेके चलूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमें पता ही है कि x प्लस वाई प्लस z किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। अब उसमें से हमें ये वैल्यू तो दे रखी है कि इसमें 46 नंबर आते हैं, इसमें 46 नंबर आते हैं, तो हम लोग ना अलग अलग वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग बोलेंगे जी x हमारे प्लस ये आया, प्लस में 2 इंटू वाई, वाई के क्वेश्चन तो पता ही है 23 हैं, प्लस में 3 इंटू जेड, ये हमें दे रखा है ना। तो अगर आगे लेके चले इस केस में तो हम बोलेंगे x प्लस कितना आएगा 46 प्लस कितना आएगा 3z। इस पार्ट को हम लोग सोल्व करेंगे, ये पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट जो हम लोग सोल्व करेंगे भाई x प्लस 46 प्लस 3z, ये हमारे टोटल मार्क्स हैं बच्चे, ये वाले हमारे क्या है टोटल मार्क्स हैं। अब एक बात देखो, मुझे इतना तो पता है ना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 है। तो अगर मैं इसको प्लेस करने की कोशिश करूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100 टोटल है ये। तो अगर मैं इसमें y को लेके चलूं तो y तो मुझे 23 बता रखे हैं, 23 क्वेश्चन बता रखे हैं, बराबर 100 दे रखा है। तो अगर मैं z की वैल्यूज़ को प्लेस करना स्टार्ट करूँ, लेट सपोज मेरा z 1 हो गया, अगर मेरा z 1 हुआ तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी 24। अगर मेरा Z2 हुआ, सॉरी इस केस में Z की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 76। अगर मेरा Z2 हुआ तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी आपके पास कितना आ जाएगा 75, डिक्रीज होती जाएगी वैल्यूज, है ना। तो अगर हम टोटल बाइफर्केशन निकालने के लिए चलें तो हम लोग इसमें क्या लेके चलेंगे, हम लोग यहाँ लेंगे भाई बाइफर्केशन सर इसके अंदर ये बन जाती है कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो ये, अगर मान लीजिए सर ये होते भाई z की वैल्यू 1 होती तो 3 नंबर सर इसमें आता, सर अगर x के 76 होती तो 76 नंबर इसमें आ जाते, सर इसमें तो हमारे 46 मार्क्स आने ही थे। तो अगर सर टोटल देखें हम लोग तो 76 प्लस 46 प्लस 3, 40 प्लस 3 49, 9 और 6 15, उसके बाद कितना आया आपके पास 49, 7 4 11, 125, दिस विल बी 125। टोटल मार्क्स कितने आ जाते, 125 आ जाते। अब मुझे इतना पता है कि ये इसका जो है यहाँ पे जो स्कोर है ना ये वाला, ये 60% होना चाहिए। अगर ये 60% आता है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। आप चेक करिए 125 का 10% दैट विल बी 12.5, मल्टीप्लाई 6 करूँ तो कितना आता है, ये तो 72 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसका मतलब ये तो गलत है ऑप्शन, Z हमारा कभी भी 1 नहीं हो सकता। सो Z हम लोग 1 नहीं लेके चलेंगे, हम लोग दूसरी ऑप्शन लेके चलेंगे। हम लोग फिर से यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, हम लोग लेके चलेंगे जी Z की वैल्यू अगर 2 होती है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक डाला हुआ है पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन ठीक ठाक पुटअप किया हुआ है। अगर Z की वैल्यू 2 होती दैट मीन्स Z इज इक्वल टू 2, x हमारा निकालना है हमें, y हमें पता है दैट विल बी 23, वी नो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 100, देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 75। और अगर ये होता तो x की वैल्यू एक क्वेश्चन की 1 नंबर तो 75 नंबर तो x के लिए, y की 1 नंबर की 2 वैल्यू तो 23 की वैल्यू 46 आ गई, z की एक क्वेश्चन की 3 वैल्यू तो 2 क्वेश्चन की 6 आ गई। तो टोटल देखिए, टोटल कितना आया 75, 115 और 6 कितना आया 121, 127। अगर हम 127 का 60% ले 12.7 इंटू 6 करें तो 6 7 42 पॉइंट आया, कैरी में गया 76 पॉइंट समथिंग। सो ये अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चे, 60% के ग्रेटर देन आ रहा है बेसिकली ये, तो 60% के बिल्कुल आसपास आ गया। अगर 60% के आसपास आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि x बेसिकली जो x है वो हमारा 75 है और जो z है वो 2 है और y हमारा 23 है। आपसे पूछा C में कितने क्वेश्चन होंगे, आंसर विल बी 2, आंसर 2 होगा मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम 2 होगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में पूछा गया, ठीक ठाक वेटेज लेके जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 यार बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब आप लगा लीजिए फ्री के नंबर दिए हुए हैं बेसिकली निम सेट में, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या है क्वेश्चन को। कहता जी डिवाइड का मतलब क्या है, बेसिकली एडिशन। तो जहाँ जहाँ पे डिवाइड है
उसको हम लोग एडिशन लिख देते हैं 16 + 4। ये ऐसे क्वेश्चन करना होता है, रिप्लेस कर दो। 16 डिवाइड बाय 1 है ना, तो 16 + 1 कर दो बेसिकली, दिस इज द नंबर, ये आ गया। अच्छा, डिवाइड मीन्स एडिशन, डिवीजन और आगे आपको दे रखा है माइनस मीन्स डिवीजन, जहां जहां माइनस है वहां पे डिवीजन आएगा। चलो डिवीजन लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ ऐसे करते हैं, ब्लैक कलर का साइन लेके इसी में चेंज कर देते हैं। लो जी, ये आ गया डिवीजन, ये डिवीजन बन गया। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सब्सट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ पे है उसका मतलब है माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो ये लो जी प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, लो जी प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड का मतलब हमने पढ़ा था क्या था प्लस, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन का मतलब था सब्ट्रैक्शन। लो जी, मल्टीप्लिकेशन का मतलब सब्ट्रैक्शन। सो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना 36 में से 36 में से हमारे पास 4 गए, 36 में से हमारे पास 4 गए, डिवाइड बाय 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 गुना 8 माइनस 2 गुना 16 + 1, ये क्वेश्चन है। आप देखिए 36 में से 4 गए, सबसे पहले 32 आया, 32 डिवाइड बाय 8 किया तो 4 आया, 4 - 4 किया तो ये आंसर ही कितना आ गया बच्चे 0। सो डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है, न्यूमिनेटर खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पर साइन चेंज करने को बोला है वो साइन आपने चेंज करते जाना है। डिवीज़न, डिवीज़न की जगह पे प्लस लगा रहा है तो प्लस लगाओ, माइनस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन बोला है तो मल्टीप्लिकेशन लगाओ, मल्टीप्लिकेशन जगह पे सम बोला है तो सम लगाओ, जो साइन चेंज करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चेंज कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव साइबरनेटिक्स, विच लेटर ऑफ द cybernetics, which letters of the word cybernetics occupies the same position as it does in English alphabet। so अगर लेके चलें cybernetics, cybernetics एक वर्ड है, कहता जी आपने बताना है सेम पोजीशन आनी चाहिए एज इट डज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो पोजीशन है उसी जगह पे आनी चाहिए। आपको मतलब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से अगर मैं उसका प्लेस काउंट करूँ, यहाँ से लेफ्ट से अगर मैं उसका प्लेस काउंट करता हूँ तो जितने रैंक पे वो अल्फ़ाबेट में आता है उतने ही प्लेस पे यहाँ होना चाहिए, वो चीज़ चेक करनी है। आप चेक करिए, सी आता है 3 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, सी आता है 3 पे, एस आता है 19 पे। चेक करिएगा, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो मुझे बताया कि एक्चुअल में तो वाई प्लेस कदम 1 2 3 पे नहीं मैच कर रहा, 4 5 6 7 8 9। चेक करिए, आई वैसे भी 9 पे आता है, और यहाँ से अगर प्लेस काउंट किया तो भी ये 9th पोजीशन पे है। सो आई इज़ द आंसर, 9th पोजीशन पे है, तो आपसे यही तो पूछा है। सो दिस इज़ द आंसर, आंसर क्या आएगा हमारे पास आई, दिस इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन जाता है दैट विल बी आई, आई विल बी इन द 9th पोजीशन, ये हमारा 9th पोजीशन पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द रिमाइंडर व्हेन 231 डिवाइड बाय 5। मुझे लगता है ये पेपर में यहाँ पे गलत ना लिख लिया हो क्वेश्चन, मेरे को लगता नहीं है क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, या तो 2 की पावर 31 होगा डिवाइड बाय 5 होगा, ये भी पूछ सकता है, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अगर ये होगा तो इसका तरीका अलग है करने का, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा होगा, हालांकि मेरे सामने भी क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो मैं इसी को डिस्कस करूँगा। 231 इज डिवाइडेड बाय 5, 231 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर तो पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। 5 के टेबल पे लेके जाओ, 5 चौके 20, 5 छः के 30, रिमाइंडर कितना आया 1। सो दिस इज द आंसर, इस केस में 1 आएगा। नॉर्मल डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर समझते हो ना, ऐसे निकालते हैं 5 से डिवाइड करके, 231 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। सोल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। एक तो तरीका ये था। अगर बाय चांस क्वेश्चन होता ये वाला 2 की पावर 31 बटा में हमारे पास कितना होता 5। बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फर्मेंट थ्योरम, आई कैन यूज फर्मेंट थ्योरम हियर, मैं फर्मेंट थ्योरम को यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, फर्मेंट थ्योरम क्या कहती है? फर्मेंट थ्योरम ये बात कहती है जी कि अगर आपके पास लेके चलें
तो यहाँ पे अगर डिवाइड में एक प्राइम नंबर है, ऊपर अगर ए नंबर है, तो अगर प्राइम नंबर -1 बना दोगे तो उसका रिमाइंडर 1 होगा। बेसिकली क्या कहती है ये, डिवाइड में अगर प्राइम नंबर है, पावर में अगर प्राइम -1 है, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी 1। उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। सो आप देखिए 2 पावर 31 अगर लेके चलें तो 2 पावर 31 डिवाइड बाय 5 ये दे रखा है। सो आप देखिए इस केस में अगर लेके चलें तो 2 की पावर, अच्छा यहाँ पे 5 है, यहाँ पर नीचे 5 है, ऊपर मुझे 4 चाहिए। इसको मैं 4 में तोड़ने की कोशिश करूँगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 पावर में 4 28 बना, इंटू में 2 का क्यूब, इंटू में 2 का क्यूब, ये बन गया। आप चेक करिए 2 की पावर 7 पावर में 4 इंटू में 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास नंबर बना। अगर आप इसको सोल्व करें तो आप देखिए ज़रा, इस केस में अगर रिमाइंडर लेके जाएं तो इसका रिमाइंडर तो 1 आ गया, तो बचा सिर्फ ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 डिवाइड बाय 5। सो 8 बाय 5 रिमाइंडर कितना आएगा 3। सो अगर क्वेश्चन 2 की पावर 31 होता, 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 5 होता, सो क्वेश्चन क्या होता, रिमाइंडर 3 होता। विद द हेल्प ऑफ फर्मेंट थ्योरम मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी है। फर्मेंट थ्योरम का प्रूफ आपको मैंने क्लासेस में समझा रखा है, और अगर कोई बच्चा पहली बार इन क्लासेस को देख रहा है देन यू कैन टेक आवर कोर्स। आप लोग एनरोल भी करवा सकते हैं। आप कोर्स एड्यू ऐप पर जाइए या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको साथ के साथ कोर्स में एनरोल करवाया जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप MCA अच्छी जगह से करते हो तो आपको उसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एंड कोचिंग आपको यहाँ से बेस्ट कोई नहीं दे सकता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15-16 क्या दे रखा है, द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to M वर रिटन। A से M तक लेटर लिखे गए, लिविंग स्पेस फॉर 1 लेटर बिटवीन एवरी 2 लेटर्स, एंड देन द रिमेनिंग लेटर्स वर इंसर्टेड बिगिनिंग विद N एंड एंडिंग द सीरीज विद Z आफ्टर M। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि ऐसे अल्फ़ाबेट लिखिए A B C D E F G H I J K L M, ये एक सीरीज़ लिखी आपने, ठीक है। और अगली आपको क्या बोला कि ए के बाद उल्टी सीरीज़ बेसिकली एन से स्टार्ट हो रही है, तो आपने लिखा है यहाँ पे N O P Q R S, है ना। उसके बाद आपका बीच में ही आएगा ना यहाँ पे भी T U V W X Y Z, ऐसे लिखने को बोला। मतलब वो कहता है जी आधा पार्ट तो बिल्कुल सीधा लिख लिया, उसके बीच में एक स्पेस छोड़ दिया, और उसके बाद M के बाद वाली जो काउंटिंग है ना वो यहाँ पे लिखी, N लिखा, O लिखा, P लिखा, इस तरीके से सारी ABC अरेंज कर दी। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच लेटर वुड बी थर्ड टू राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, थर्ड टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, उसके राइट, लेफ्ट से 7वां लेटर, उसको क्या बोला गया, विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट D आया, उसके थर्ड राइट 1 2 3। एक मिनट, लेफ्ट से चलना था ना मुझे, लेफ्ट हैंड तो मेरा यही था, फ्रॉम लेफ्ट से मैंने लिया 7th लेटर और उसके मैंने राइट में देखा, उसके राइट में थर्ड लेटर, 1 2 3, हमारे पास ऑप्शन आ गई R इज द आंसर, ये आंसर आएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे जब आपको लेफ्ट और राइट दे रखा हो, रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आपको लेफ्ट और राइट दे रखा हो तब आप इनको ऐड कर दो सीधा, एक ही एंड से सीधा आप इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। आप सीधा वही नंबर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के बेस के ऊपर है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, आपको क्या दे रखा है, चलिए चलते हैं आगे। वही आपको दे रखा है, which letter would be exactly in the middle of 18th letter from the beginning and 15th letter from the end। आपने 18th लेटर बिगिनिंग से निकाल लेना है, 15th लेटर आपने एंड से निकाल लेना है, ठीक है। और आप डायरेक्टली उसका आंसर देख लेंगे, आप डायरेक्टली आंसर देख लेंगे क्या आएगा। अब देखिए ज़रा, इस केस में ना आपको मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियर कर पाएँ। दोबारा मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोबारा।
आपके पास सीरीज थी A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, है ना। अच्छा L तक जाना था, M तक, बाद में रिवर्स चलेगा, उल्टा चलेगा। N तक अंदर लिखेंगे आप, N के लिए अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे N होगा, O होगा, P होगा, Q होगा, R होगा, S होगा, T U V W X Y और Z, ये सीरीज है। अब आप चेक करिए, आपको बोला गया विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, 18वां लेटर फ्रॉम बिगिनिंग। आप चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वां लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 15th लेटर फ्रॉम द एंड। ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, जो ध्यान से देखना, एंड से 15 है ना, अगर आपको स्टार्टिंग से ही निकालना है ना तो अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 है, 26 है, 26 में एक ऐड कर दो 27 हुआ, उसमें से आप 15 माइनस कर दो, आप 27 ले लीजिए माइनस 15 कर दीजिए, कितना आया 12, 12वां लेटर लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 12वां निकाल लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब ये लेटर लो जी, ये आ गया। सो आपने इसके बीच का लेटर बताना है, आप 3 इस साइड के छोड़ दो, 3 इस साइड के, बीच में बचा H, तो आंसर विल बी H। उसने मिडिल वन पूछा था, आंसर विल बी H। सो किसी भी सीरीज के अंदर आपको अगर लेफ्ट साइड से रैंक दे रखा है, राइट से दे रखा है, तो अपने राइट वाले को नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट काउंट कर लेने टोटल पहले, उसमें +1 करके उसका रैंक माइनस कर दीजिए, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आपका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा, उसके बाद आपका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द सिचुएशन, सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कहता जी कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 5 6 7 एंड 9, 2 3 5 6 7 और 9। कहता जी इन डिजिट को यूज करके आपने नंबर बनाना है। अच्छा 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल भी हो और 3 डिजिट नंबर भी हो। दिस क्वेश्चन विल रिप्रेजेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ++2 वाले बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है वो सुन के खुश हो गए होंगे। ये क्वेश्चन क्वांट्स में भी पूछे जाते हैं बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया। आप डायरेक्टली एक स्टेप ले सकते हो इसके अंदर। आप देखिए लास्ट में तो 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में या तो 5 होगा या 0 होगा। 0 यहाँ पे हमारे पास नंबर्स में है ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे लास्ट में तो फिक्स है कि 5 ही आएगा। अगर हमें रेपिटेशन नहीं करनी है तो 2 और 2 3 5 फिर 5, तो पहले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब जो ये नंबर यहाँ पर आ गया वो नंबर यहाँ नहीं आएगा, जो नंबर यहाँ पे पहले प्लेस पे आ गया वो सेकंड वाले पे नहीं आएगा। तो टोटल 5 ऑप्शन सी हमारे पास, 5 में से हम एक अवेल कर चुके हैं, एक हम लोग यूज कर चुके हैं, तो बाकी की बची 4 ऑप्शन, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 होकर 20, तो आपके ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 20 नंबर बनेंगे जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा, रेपिटेशन भी नहीं होगी और वो सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे समझ आ रहा है तो भाई जल्दी से बटन दबा दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 क्या दे रखा है, यूजिंग ओनली 2 5 10 25 एंड 50 पैसे कॉइन्स। ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है, निमसेट ने पूछ लिया इस बार। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू पे एग्जैक्टली 78 पैसे, 69 पैसे एंड 101 पैसे टू 3 डिफरेंट पर्सन, 3 डिफरेंट पर्सन से आपने निकालने। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, आपके पास डिनोमिनेशन क्या क्या है। कहता जी एक कॉइन है 2 पैसे का, एक कॉइन है 5 पैसे का, एक कॉइन है 10 पैसे का, एक है 25 पैसे का और एक है 50 पैसे का। ऐसे डिनोमिनेशन दे रखी है। आपको बोला कि ये अवेलेबल कॉइन्स हैं हमारे पास। कहता कौन कौन से बनाने हैं हमने, एक तो हमने बनाने हैं 78 पैसे। अच्छा मिनिमम लगाने हैं, मिनिमम मतलब छोटे से छोटे, सबसे बड़ा नंबर जब होगा तभी मिनिमम होगा।
सबसे बड़ा नंबर जब होगा तभी मिनिमम होगा, ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ा 78 पैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा 50 पैसे का एक सिक्का ले लो। एक कॉइन आपने 50 पैसे का ले लिया, ये 50 पैसे आ गए। बाकी के बचे 28 पैसे। 28 पैसे में से आप 25 लेते हो तो 3 बचेंगे बाद में, 3 तो हमारे पास है नहीं है। मैंने 10-10 पैसे के 2 ले लिए, तो 2 कॉइन 10-10 पैसे के, ये हो गए 20 पैसे। तो 50 पैसे ये वाले, 20 पैसे ये वाले, कितने हो गए 70 पैसे, 70 पैसे। लेकर कितने चलने हैं 78 पैसे। तो भाई 4 कॉइन ले लो आप 2-2 पैसे के, 4 कॉइन ले लो आप 2-2 पैसे के। तो ये आ गया हमारा, एक कॉइन 50 पैसे का, 2 कॉइन 10 पैसे के, 4 कॉइन 2 पैसे के, टोटल अगर ऐड करोगे 78 पैसे आएंगे। तो 1 + 2 + 4 टोटल जो कॉइन बनेंगे दैट विल बी 7। 7 कॉइन्स होंगे, 7 कॉइन हो सकते हैं, पहले वाले में 7 हो सकता है। दूसरे वाले में चेक करिए, मैक्सिमम चेक, मिनिमम चेक कर रहा हूँ मैं। अगर आगे लेके चलें तो 69 पैसे, 69 पैसे। लो जी, फिर से वही बात, 50 पैसे का एक कॉइन ले लेते हैं। लो जी, 50 पैसे आ गए, 20 पैसे का कॉइन ले ही नहीं सकते, है ना। अब ऐसे करते हैं, 10 पैसे के 2 कॉइन ले लेते हैं। 2 लेंगे तो बात खत्म, एक लेंगे, एक 10 पैसे का ले लिया, 60 पैसे हो गए। अब हमें एक 5 पैसे का लेना पड़ेगा, एक हमने लिया 5 पैसे का, तो ये कितने हो गए 65 पैसे हो गए। एक कॉइन हमने 2 पैसे का लेना था, 2 और ले लिए, तो 2 कॉइन 2 पैसे के, 4 पैसे ये हो गए। मुझे नहीं लगता इससे मिनिमम में हम लोग जा पाएंगे। सो दिस इज द डिनोमिनेशन। 50, 10, 60 और 5, 65 और 4 कितना आया हमारा 69। तो इसका मतलब 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, कितने कॉइन हुए यहाँ पे 5। तो यहाँ पर 5 कॉइन्स बनते हैं। अगर आगे देखें 101 रुपीज़, 101 रुपीज़ का मतलब है 101 पैसे बेसिकली, 101 पैसे। अच्छा, 2 तरीके से बनते हैं, बनाते हैं चलो। 101 पैसे, या तो हम लोग 50 गुना 2 कर दें, 100 पैसे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 1 पैसे का सिक्का ही नहीं, ये तो बात गलत हो गई। तो हम लोग एक ही कॉइन लेंगे 50 पैसे का। तो लो जी, एक कॉइन ले लिया हमने 50 पैसे का, 50 ही हो गए। अब उसके बाद अगर देखें तो अगर मैं 25 के 2 ले लूँ तो मुझे पता है 25 का मैंने एक ले लिया, है ना। उसके बाद अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे 101 बनाना है। 101 तब बनेगा जब 6 में 5 ऐड होगा, तो मतलब इसको मैं 6 बना लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बेसिकली लेके चलना है 6, 5 में आपके पास 6 ऐड करना है, तभी मेरे पास 101 आएगा। तो आप देखिए, एक तो मैंने 50 पैसे का एक कॉइन ले लिया। अच्छा, दूसरे वाला अगर मैं देखूं तो मैंने 25 पैसे का एक कॉइन ले लिया। लो जी, 75 पैसे हो गए, 75 पैसे हो गए। फिर मैंने क्या किया, आपके पास 10 पैसे का एक कॉइन ले लिया, 2 कॉइन ले लो, 10 पैसे के मैंने क्या किया 2 कॉइन ले लिए, तो ये 20 पैसे हो गए। 75 और 20 95, 6 101। तो मैंने अगली बार क्या किया, 2 पैसे के 3 कॉइन ले लिए। तो ऐसा हो सकता था, आप चेक करिए ज़रा। 50 पैसे का एक कॉइन, 25 पैसे का एक कॉइन, 10 पैसे के 2 कॉइन, 2 पैसे के 3 कॉइन। चेक करिए ज़रा, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7। तो चेक करिए, 7 कॉइन ये आ गए, 7 कॉइन ये आ गए। तो 7 कॉइन ये आ गए। उसके बाद मुझे पता है 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, 7 7 14 5 19। टोटल हमारे पास मिनिमम कितने वेजेस अवेलेबल हैं 19। तो मिनिमम हम लोग कितने लेंगे 19 लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बाइफर्केशन तो कोई बनती नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी तो बनती नहीं है। आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ, इसको मैं एक और तरीके से तोड़ सकता था। एक और तरीका क्या बनता था, मैं एक 50 पैसे का ले लेता। अगर मैं दूसरा लेता तो दूसरे में मैं क्या करता, 40 पैसे के 10-10 पैसे के मैं 4 ले लेता, 10-10 पैसे के मैं 4 कॉइन ले लेता, तो 90 पैसे हो जाते। 90 पैसे होने का मतलब है मुझे 101 चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक 5 पैसे का लिया, उसमें कितने हो गए, मैंने देखा जी उसमें अगर 5 पैसे का हुआ तो 1 और 4 हमारे पास 5 और 1 6, ये हो गए 95 पैसे हो गए। 95 पैसे के बाद 2 पैसे के 3 कॉइन और लिए। तो आप चेक करिए, उस केस में अगर चेक करता तो 1 और 4 5 और 1 6 और 3 9 कॉइन्स बन जाते। मुझे तो मिनिमम निकालना था बच्चे, तो ये तो गलत है, मैं ये नहीं लूँगा। मिनिमम 7 ही है, 7 + 5 + 7। सो द आंसर विल बी 19। 90 कॉइन होंगे, 19 कॉइन होंगे, सॉरी 19 कॉइन होंगे। समझ आ रहा है सबको? चलिए आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, देखें जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, देखें जरा।
Which of the following to the patterns will fit in the blanks of series ZA5 Y4B? अच्छा, उसके बाद XC6 W3D। तो देखिए जी, ZA5 Y4B ऐसी सीरीज है, उसके बाद XC6 ऐसा कुछ है, और W3D ऐसा कुछ है। आप चेक करिए, मैं अगर सीरीज लिखूं तो अगली सीरीज निकालनी है, अगले वाली मतलब ये वाली सीरीज निकालनी है। चेक करो, 5 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, एक प्लस हो रहा है। अगली बार यहाँ पे अगर जाएगा तो इस केस में +1 होगा, +1 होगा तो 6 + 1 7 होगा। पहली बात तो 7 आएगा। दूसरी बात, ये रिलेशन देखते हैं पहले। आप देखिए, ये बात आ गई, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आएगा, कम होगा, 2 आएगा, तो एक 7 आएगा, एक 2 आएगा। जिस ऑप्शन में 7 2 आएगा वही ऑप्शन आंसर है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, ये ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, ये हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन बनी 7 और 2, 7 और 2, ये हमारे पास बन के आया। आगे अगर देखें तो क्या बनता है, Z आया पहले 26 पे, Y आया 25 पे, X आया 24 पे, W आया 23 पे, तो अब 22 पे V आएगा और 21 पे U आएगा। एक आएगा V, एक आएगा U, दोनों में एक V एक U आएगा। आगे देखें, एक आया A B C D, अब आएगा EF, तो मतलब एक आएगा E और एक आएगा F। V7E U2F, दिस इज द आंसर। V7E और U2F, दिस इज द आंसर। ये भी गलत और ये भी गलत, सो आंसर विल बी C ऑप्शन। इसका आंसर C आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था। बच्चों ने सोचा सर केमिस्ट्री आ गई, सर बेस में 2 डाल दिया, सर 7 डाल दिया, बट है तो कुछ भी नहीं ना। पेपर तो बड़ा बेसिक डाला हुआ है, पेपर तो बहुत बेसिक डाला हुआ है। जब तक आपके साथ हम है ना, आप लोग इस रेस में हारोगे नहीं। आपको लेके चलेंगे एंड तक, आपको बताएंगे कि क्या मतलब है निमसेट का, क्या कंसेप्ट है, सब कुछ आपको सिखा देंगे। इस बार का निमसेट आपके साथ निकलवाएंगे आपको। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है। ये सीरीज जो है ना, अपने आप में एक चैलेंज थी। मेरे हिसाब से मैं आपकी जगह पेपर में बैठा होता तो मैं ये अटेंड ना कर पाता। घर पे आगे मैंने जरूर देखी है, ठीक है ना, बट वहां पे अगर मैं बैठा होता तो हो सकता है मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक ना करती। ऐसा क्वेश्चन क्या है, 61 52 63 94 सोन। अरे भाई, ये सीरीज जो है ना, माइनस प्लस कुछ भी कर लो मैच नहीं करेगी, सिर्फ एक केस में मैच करेगी। और वो केस क्या बनेगा, जब आप इसका रिवर्स करोगे दिस विल बी 16, जब आप इसका रिवर्स करोगे दिस विल बी 25, जब आप इसका रिवर्स करोगे दिस विल बी 36, जब आप इसका रिवर्स करोगे दिस विल बी 49। सो अगर आगे सोल्व करें ये आएगा। सो आप देखिए, ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका स्क्वायर है 5 का, ये किसका स्क्वायर है 6 का, ये किसका स्क्वायर है 7 का, अगला स्क्वायर आएगा 8 का 64, उल्टा होगा 46। तो आंसर किसका आएगा बच्चे, 46। आंसर आएगा 46। मैंने आपको पहले ही कहा था, पेपर में दिमाग में नहीं आती ये बात। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो घर पे आगे करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। वहां पे हो सकता था कुछ बच्चे कर देते, बट मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन वहां पे अटेंड नहीं होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है जरा देखें। 3 ladies X, Y and Z marry 3 men A, B and C. X is married to A, Y is not married to engineer. अच्छा, 3 लेडीज हैं X, Y, Z, 3 लेडीज हैं X, Y, Z, 3 मैन हैं A, B और C। ये 3 मैन हैं, इनकी शादी 3 लेडीज से हो रखी है। अच्छा, X is married to A, X की मैरिज A से हो रखी है। ये सारे मैन हैं बच्चे, और ये क्या है बच्चे, लेडीज हैं, ठीक है बच्चे। X की मैरिज A से हो रखी है। आगे आपको बोला Y is not married to an engineer, Y की मैरिज इंजीनियर से नहीं हो रखी है। अच्छा, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, Z is not married to a doctor, Y की मैरिज एक इंजीनियर से नहीं होगी, ठीक है, और Z की मैरिज एक डॉक्टर से नहीं होगी। अच्छा ठीक है जी। आगे आपको क्या बोला गया, C is not a doctor, C एक डॉक्टर नहीं है, C एक डॉक्टर नहीं है। C is not a doctor, C एक डॉक्टर नहीं है, C एक डॉक्टर नहीं है तो क्या होएगा भाई, ये इंजीनियर होगा, और ये क्या होगा भाई, B डॉक्टर होगा, है ना, ये होगा, क्योंकि हमें बोला है कि A क्या है, लॉयर है, तो A क्या होगा, लॉयर होगा।
तो वाई की मैरिज किससे नहीं होती है? वाई की मैरिज इंजीनियर से नहीं होती है, तो वाई की मैरिज डॉक्टर से होती है। जेड की मैरिज डॉक्टर से नहीं होती है, तो उसकी मैरिज इंजीनियर से होती है। सो ए एक्स बी वाई सी जेड, दिस इज द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन वी हैव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्स इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ये गलत है, वो तो लॉयर से शादी करती है। Y इज मैरिड टू C, Y की मैरिज C से हुई है, बिल्कुल गलत है। Who इज अ डॉक्टर, ये भी गलत है। Z इज मैरिड टू B, Z की मैरिज B से हुई है। Who इज एन इंजीनियर, एक बार चेक कर ले हम लोग, क्वेश्चन सही तो बनाया है ना। Y इज नॉट मैरिड टू एन इंजीनियर, Y की मैरिज इंजीनियर से नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, Z इज नॉट मैरिड टू अ डॉक्टर, Z की मैरिज डॉक्टर से नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। C इज नॉट अ डॉक्टर, C डॉक्टर नहीं है, तो B डॉक्टर हुआ, है ना। तो यही बनेगा, यही पजल बनेगा। सो नन ऑफ दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा। चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा सा पजल था, बड़ा ही इजी पजल आप मान सकते हो इसको। पेपर में टाइम कंज्यूमिंग लगेंगी आपको ये चीज़ें, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो पेपर में आपको लग सकता है कि सर ये क्या आ गया, सर ये तो क्वेश्चन में कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ फील होगा वहाँ पे आपको। बड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, बड़े आराम से सोच समझ के, माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, तब आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। There are 5 books A, B, C, D and E placed on a table. A is placed below E. A को E के नीचे रखा गया। C is placed above D. C is placed above D. ऐसे रखा गया, ठीक है। And B is placed below A. B is placed below E. लो जी, B को यहाँ रखा गया, बाद में बात करेंगे। B is placed below A. एंड D इज प्लेस्ड बिटवीन A एंड E. D को A और E के बीच में रखा गया, D E D A B ऐसे बन सकता है सीक्वेंस। आगे आपको बोला गया कि C तो D से ऊपर है भाई, तो C और D E, इसमें हमें नहीं पता कौन ऊपर नीचे होगा, क्योंकि उसने आगे कुछ बताया नहीं है। सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कैन बी ऑन द टॉप, कौन सी बुक्स टॉप पे हो सकती हैं? या तो C हो सकता है बच्चे, या E हो सकता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। C और E इन दोनों में से कोई भी टॉप पर हो सकता है, दिस इज द राइट आंसर वी हैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है देखिए जरा। कहता जी अमंग 5 चिल्ड्रन A B C D एंड E, B इज टॉलर देन E बट शॉर्टर देन D. B is taller than E but shorter than D. B बड़ा है D से और छोटा है D, B बड़ा है E से और छोटा है D से, उसने ये बोला। A is shorter than C but taller than D. A is shorter than C but taller than D, मतलब मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ C A D B E, ऐसे हो सकता है। आगे आपको बोला गया इफ ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट देन विथ व्हाट वुड बी द, देन हु वुड बी द फोर्थ इफ काउंटेड फ्रॉम द टॉलेस्ट। सबसे लंबे से स्टार्ट किया जाए तो फोर्थ नंबर पे कौन होगा? सबसे ज़्यादा हाइट वाला C, उसके बाद कौन हुआ B, उसके बाद कौन हुआ D, उसके बाद कौन हुआ B. सो दिस इज द फोर्थ वन, ये पर्सन फोर्थ वन होगा। सो वी हैव द आंसर C ऑप्शन। C ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ वन इज B, हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू B होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 to 27। क्वेश्चन नंबर 24 to 27 दिस विल बी, क्वेश्चन क्या है? In a family of 6 person A, B, C, D, E and F, there are 2 married couple, 2 married couple हैं। अच्छा, सबसे पहले तो फैमिली देखिए किसकी है, A, B, C, D, E and F, 2 married couple हैं, 2 married couples। D is grandmother of A एंड मदर ऑफ B। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। D क्या है? ग्रैंड मदर है A की और मदर है B की। लो जी, मदर है B की और ग्रैंड मदर है A की। लो जी, इतनी बात बन गई। 2 मैरिड कपल हैं। C इज वाइफ ऑफ B, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही बड़ा इजी। C इज वाइफ ऑफ B, ठीक है। एंड मदर ऑफ F, C इज वाइफ ऑफ B एंड मदर ऑफ F। C इज वाइफ B की है और मदर F की है। F is the granddaughter of E,
हैव ग्रैंड डॉटर है ए की, तो ए इज द ग्रैंडफादर, सो दिस इज द वन मैरिड कपल, दिस इज द सेकेंड मैरिड कपल, वी हैव। अच्छा ग्रैंड डॉटर है, एफ ग्रैंड डॉटर है ए की, तो दिस इज द जेंडर ऑफ एफ, फीमेल है। अच्छा ए का जेंडर नहीं बताया है ना, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, मतलब ए का जेंडर हमें पता नहीं। What will be C to A? C A की क्या लगी? C will be the mother of A. C will be the mother of A. This will be the option. C option is your answer. अरे बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? आपके पास आपके पास अभी ये इनडेफिनिट है क्योंकि एक पर्सन का जेंडर नहीं पता। अगर एक पर्सन का जेंडर नहीं पता तो हम लोग कैसे बताएंगे? सी एंड डी ऑप्शन आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल? कौन सा एक कपल है? तो अभी हमने पजल बनाया था, पजल के हिसाब से आप देख लेना। मेरे हिसाब से सी और डी का आपस में एक रिलेशन था ना बेसिकली। डी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर थी और ई, डी और ई, डी एंड ई आर द कपल, डी और ई एक कपल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये आप डायग्राम देख के बना पाएंगे, डायग्राम इज नॉट अवेलेबल विद मी राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 28 to 31, दिस इज द क्वेश्चन। आप देखिए ज़रा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 गर्ल्स हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अमाउंट ₹10, ₹20, ₹40, ₹60, ₹80, ₹120 एंड $200 विद देम। दे हैड 3 चॉकलेट्स, 3 तो चॉकलेट है उनके पास, 2 टॉफ़ी हैं, 2 लॉलीपॉप हैं टुगेदर। ईच वन हैविंग वन ऑफ दीज 7 आइटम, मतलब हर एक के पास इनमें से कोई एक आइटम है, हर एक के पास इनमें से कोई एक आइटम है। आपको ये बोला गया बी एंड एफ डू नॉट हैव चॉकलेट्स एंड दे हैव ₹280 रिस्पेक्टिवली। सो लिख लेते हैं एक बार इनको ना, ताकि हम लोग बाइफर्केशन बना पाए बाद में। एज यूजुअल बच्चे ये टेबल बाद में एलिजिबल, बाद में विजिबल नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई एफ, आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको बोला गया क्वेश्चन में क्या बोला है? बी एंड एफ डो नॉट हैव चॉकलेट्स एंड दे हैव ₹280 रिस्पेक्टिवली। बी के पास चॉकलेट नहीं है तो बेसिकली इसके पास ₹200 हैं, बी के पास उसने ये बोला, और एफ के पास ₹80 हैं, ₹80 है। इसके पास चॉकलेट नहीं है तो क्रॉस कर दो चॉकलेट, और एफ के पास भी चॉकलेट नहीं है, क्रॉस कर दो चॉकलेट, दोनों के पास नहीं है। चलिए आगे आपको बोला गया, कहता जी डू नॉट हैव चॉकलेट्स एंड दे हैव ₹280 रिस्पेक्टिवली। सी हैज़ ₹60 विद हर एंड जी हैज़ एन अमाउंट विच इज़ नीदर ₹40 नॉर ₹120। सी के पास ₹60 हैं, सी के पास ₹60 है, ठीक है। एंड जी हैज़ एन अमाउंट, जी के पास क्या अमाउंट है? अच्छा एक पर्सन हो रहा है भाई, जी भी है, लो जी। एंड जी हैज़ एन अमाउंट विच इज़ नीदर 40 नॉर 120, ना तो ₹40 हैं भाई, ना ₹120 हैं। अच्छा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब 3 नंबर मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, 2 नंबर मेरे एलिमिनेट हो गए, 3 मैं लिख चुका हूँ, 2 एलिमिनेट हो गए, टोटल 5 चले गए, 2 बचे। 2 में से कोई एक आएगा जी के ऊपर, वो चेक करेंगे क्या आएगा। ए हैज़ ₹10, ए के पास ₹10 है, लो जी। अब तो बात ही खत्म हो गई। कैसे? 1 2 3 4 नंबर्स ये चले गए और 2 नंबर ये चले गए, टोटल 6 चले गए। टोटल 7 में से 6 अगर चले गए तो बचा एक नंबर, एक यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ कौन सा होगा? 20 होगा। अगर 20 यहाँ होगा तो डी और ई के पास कुछ भी हो सकता है, 40 या 120 कुछ भी हो सकता है। एंड डजंट हैव अ टॉफी, ए आपके पास क्या है? ए के पास ₹10 हैं और उसके पास टॉफी नहीं है, टॉफी नहीं है, लो जी टॉफी नहीं है। आगे देखें, द गर्ल हैविंग ₹40 वर विद हर इज द ओनली वन अदर देन ए टू हैव द सेम टाइप ऑफ आइटम। कहता जी जो सॉरी
जिस गर्ल के पास 40 रुपीज़ है, विद हर इज ओनली वन अदर देन ए टू हैव द सेम टाइप ऑफ आइटम। मतलब जिसके पास ए के पास और जिसके पास 40 रुपए हैं, इन दोनों में से किसी के पास होंगे, दोनों के पास सेम टाइप है टॉफी की। तो मतलब इनमें से किसी एक के पास क्या है, आपके पास टॉफी नहीं है, कोई और आइटम है, चॉकलेट है, व्हाट्सोएवर कुछ भी है, लॉलीपॉप है, बट टॉफी नहीं है, वो अभी नहीं पता किसके पास। आगे उसने बोला ई एंड द गर्ल हैविंग ₹20, मतलब ई के पास और जिस गर्ल के पास 20 रुपीज़ है, विद हैव सेम काइंड ऑफ आइटम। तो ये देखो, ई और जो गर्ल जिसके पास 20 रुपीज़ है उनके पास सेम है, तो मतलब डी के पास 40 है और डी के पास 40 है, तो ई के पास कितना है, 120 है। अब वो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाते हैं। अब वो बोल रहा है कि जी ई और गर्ल जो है जिसके पास सेम काइंड ऑफ आइटम होगी, साइन जिसके पास 20 रुपीज़ है और ई दोनों के पास सेम काइंड का मतलब इन दोनों के पास सेम काइंड की आइटम चलेगी, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अच्छा, वैसे ही ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो आप ऐसे करो, दो वाली आइटम जो है ना वो सेटिस्फाई करवाओ इनके अंदर। आप लोग क्या करो, दो वाली जो आइटम है वो सेटिस्फाई करवाओ। तो आ जाओ ज़रा देखे चलते हैं। तो अगर लेके चलें तो इस केस में क्या आएगा, आप बोलेंगे जी ए के पास टॉफ़ी नहीं हो सकती, चॉकलेट हो सकती है, बट चॉकलेट तो 3 के पास होगी, ये दो कोई सेम बोल रहा है। तो आप एक बार ऐसे करो, यहाँ पे लॉलीपॉप लगा दो और इस केस में भी आप यहाँ पे क्या लगा दो, लॉलीपॉप लगा दो। मतलब इस रीज में मैंने यहाँ भर दिया, ए और डी को मैं लॉलीपॉप पे लेके चल पड़ा। अच्छा, आगे देखें तो ई और बेसिकली जी के पास सेम है और हमें पता है कि चॉकलेट इनके पास नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, अगर चॉकलेट नहीं होनी चाहिए तो ये कंडीशन इसके ऊपर तो नहीं ना, चॉकलेट की कंडीशन तो यहाँ है। तो बी और एफ दोनों के पास चॉकलेट नहीं है, तो आप ऐसे करो, इनको टॉफ़ी दे दो। लो जी, ये टॉफ़ी दे दी, इनको टॉफ़ी दे दी, क्योंकि बाकी कंडीशन है नहीं कोई। अब कुछ भी हो सकता था। अब मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, मैंने आपके पास भर दिया, मेरे पास 3 चॉकलेट्स थी, मेरे पास 2 टॉफ़ीज़ थी, 3 चॉकलेट्स थी। तो लो जी, मेरी एक चॉकलेट यहाँ आ गई, मेरी एक चॉकलेट यहाँ आ गई, मेरी एक चॉकलेट यहाँ आ गई, सारी कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखो, ए के पास टॉफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बी के पास टॉफ़ी नहीं है, नहीं बी के पास चॉकलेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद आपका बच्चा एफ़ के पास भी चॉकलेट नहीं है, तो एफ़ के पास तो टॉफ़ी है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। एक बार आपने ये टेबल कंप्लीट कर लिया तो उसके बेस पे क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर ही लोगे। क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करने वाला, क्वेश्चन आप अपने एंड पे डिस्कस करेंगे। पर मेन आपको ये पजल आना चाहिए, मेन आपको ये पजल पता होना चाहिए भी कैसे बनेगा, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, मैं रेफरेंस के तौर पे अपने साथ एक बार टेबल लेके चलता हूँ ताकि आपको मैं क्वेश्चन करवा दूँ। क्वेश्चन क्या है, फिर बाद में विजिबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गर्ल्स हैव चॉकलेट्स विद आइटम। अच्छा, चॉकलेट्स विद देम, किस किस के पास चॉकलेट हैं? तो आप बोलेंगे जी एक तो चॉकलेट हमारे पास सी के पास थी, एक हमारे पास जी के पास थी और एक हमारे पास ई के पास थी। क्वेश्चन अभी आपको टेबल बनवाया ना मैंने, अगर आपको टेबल बनाया अभी आपने तो आंसर आएगा सी जी ई, दिस इज द आंसर वी हैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज डेफिनेटली करेक्ट। कौन सा कम्बिनेशन डायरेक्टली करेक्ट है? तो आप बोलेंगे आपके पास सी चॉकलेट 60 रुपये, बिल्कुल सी को मिलते भी 60 रुपये थे, अभी हमने बनाया था, और चॉकलेट भी मिलती थी उसको। पहली ऑप्शन ही करेक्ट हो रही है हमारी, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो रही है। सो दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गर्ल हैज ₹40 विद हर। 40 रुपए डी के पास थे बच्चे, डी इज द आंसर, 40 रुपए डी के पास। मतलब आप एक बात देखो, अगर आपने पजल बना लिया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। क्वेश्चन तो उसके बेस पे जैसे मर्जी आते नहीं, क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे यार। और जब तक हम आपके साथ, तब आपका अटेम्प्ट होना ही होना है। पेपर में 40 में से 40 दिला के जाऊंगा। रीजनिंग इस बार, रीजनिंग और क्वांट्स पूरा कवर करवा देंगे इस बार, ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, फिर से एक पजल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहता जी पी क्यू आर एस टी एंड यू एंड वी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ रो
विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन नीडेड है। 5 आपके पास दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 ये दे रखे हैं, ठीक है। P Q R S T U and V, T and U are sitting at extreme ends of the row, T और U extreme ends of row पे बैठे हैं, तो हो सकता है T U ऐसे बैठे हो सकता है बच्चे U यहाँ बैठा हो और T यहाँ बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसने बोला S is third to the right of T, S T के थर्ड राइट में, अब T कभी यहाँ पे नहीं हो सकता, अगर यहाँ होगा तो इसका राइट आगे चला जाएगा, वहाँ तो लाइन ही खत्म हो जाएगी, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गई। तो S इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, S तो थर्ड है राइट ऑफ T से। लो जी, उसने एक सिंपल सी बात बोली थी, मिडल में कौन बैठा है, तो मिडल तो पहले वाली इस लाइन से ही निकल गया, T और U पहली और दूसरी को मिलाकर ही निकल गया कि S हमारा मिडल में बैठा है, S इज द मिडल वन। उसने ये पूछा ना कि मिडल में कौन है, तो वो तो डायरेक्टली निकल गया। तीसरे पे देखिए, Q is 4 places to the left of R, Q is 4 places to the left of R, 1 2 3 4 5 6 और आपके पास मैंने इंफॉर्मेशन में 5 वेरिएबल की जगह 6 वेरिएबल की जगह 5 ले लिए बच्चे मैंने, मुझे 6 लेने चाहिए थे इसके अंदर। आइए ज़रा दोबारा देखते हैं, चलिए गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये मेंबर बन गए। T में यहाँ लेके चला, U में यहाँ लेके चला, S इज क्या बोला गया उसने, S इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, S 1 2 3 लो S यहाँ पे आया। अब उसने बेसिकली क्या बोला, P Q R S T U and V, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 हो गए। एक मेंबर और लगाइए, U को आप यहाँ बिठाइए, लो S इज थर्ड टू द राइट, 1 2 और 3 ये आ गए। यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए आगे आपको क्या दे रखा है, S तो हम यहाँ से देख के बता पाएंगे कि मिडल नंबर पे है, तो पहला और दूसरा मिला के क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तीसरे वाले में उसने बोला Q is 4 places to the left of R, Q is 4 places to the left of R, अगर मैं लेट सपोज R को यहाँ बिठा दूँ 1 2 3, तो देखो Q is 4 places to the left of R, अगर मैं R को यहाँ बिठा दूँ 1 2 3 4, Q यहाँ पे सेट हो जाता है, बिल्कुल सेट हो रहा है जी। आगे आपको दे रहा है, कहता P is 2 places to the left of V, अगर मैं V को यहाँ बिठा देता हूँ तो V के लेफ्ट में इस साइड अगर मैं आता हूँ तो दूसरा नंबर 1 2 ये आ गया, वो बोल रहा है Q है, तो लो देखो बेसिकली क्या बोल रहा है वो, P is 2 places to the left of V, P है यहाँ पर, तो लो जी P बन गया। सो आप देखिए S तो हमें मिडल पूछा था ना, मिडल तो पहली 2 लाइनों से निकल गया था, तो इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा है किस स्टेटमेंट से हम लोग आंसर दे सकते थे, हम लोग फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर दे सकते थे, हमें ज़रूरत ही नहीं थी फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर दे सकते थे, ज़रूरत ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, पहली 2 से ही आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, How many times do the hour and minute hand of a clock overlap in 24 hours? अच्छा भाई, ये जो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन होती है ना, तुम लोग नॉर्मल वॉच को देखना स्टार्ट कर देते हो। नॉर्मल वॉच जो है ना कभी भी 60 मिनट पे ओवरलैप नहीं करती, आप ये बात ध्यान रखना। जब आप ऐसे लेते हो, आप बोलते हो कि सर 12 बज गए, 12 का मतलब सर ऐसे हो गया ना, एक्चुअल में 65 पे नहीं करती, 65 5/11 पे करती है कोई भी क्लॉक। कोई भी मिनट हैंड और आपके पास आर हैंड जो है वो कभी भी 60 मिनट पे आपके पास ओवरलैप नहीं करेंगे, वो हमेशा 65 5/11 पर ओवरलैप करेंगे। बेसिकली दिस इज़ द सिनेरियो, ये एक एग्जांपल है। सो हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी आर एंड और मिनट हैंड जो है ना एक्चुअल में 12 घंटे में 11 बार करते हैं, 11 टाइम ओवरलैप करते हैं, मीट करते हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार करेंगे, तो 24 आवर्स में 22 टाइम ही करेंगे। दिस इज़ द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा है कि ओवरलैपिंग की बात करिए, वे ओवरलैप कितने टाइम पे करते हैं, सो द आंसर विल बी 22 आवर्स। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बोला गया एक सर्टेन कोड दे रखा है दैट इज टुगेदर। आपको एक कोड दे रखा है दैट इज टुगेदर।
आपको एक कोड दिया गया दैट इज़ टुगेदर, ये दिया गया, और आपको बोला गया बेसिकली कि कहता जी इस केस में आपका कोड अलग से निकाल के दिखा रखा है। टुगेदर वर्ड है और टुगेदर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रखा है R Q E G R G C T, ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर ये रिप्रेजेंट कर रखा है तो T आएगा 20 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, G आएगा 7 पर, E आएगा 5 पर, T आएगा 20 पर, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर। ठीक है, आप देखिए R आएगा 18 पर, Q आएगा 17 पर, E आएगा 5 पर, G आएगा 7 पर, R आएगा 18 पर, J आएगा 10 पर, और उसके बाद C आएगा 3 पर, T आएगा 20 पर। चेक करिए, अगर हम लेके चलें तो इस केस में देखिए 2 का फर्क पड़ा, -2, इसमें देखिए +2, इसमें देखिए -2, इसमें देखिए +2, इसमें -2, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +2, मतलब ऑल्टरनेटिवली -2 +2 -2 +2 -2 +2 ऐसे हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम लोग बोलेंगे वर्ड क्या है जी, हमारे पास कोड क्या है जी, पैरोल। पैरोल अगर लेके चलें तो हमसे पूछा कोड क्या आएगा, तो P विल बी ऑन 16 नंबर, है ना, A will be on 1, R will be on 18, O will be on 15, L will be on 12, E will be on 5। आप बोलेंगे 16, 2 कम हुआ 14, 14 मतलब N, ये 2 बढ़ा दैट इज C, 2 कम हुआ दैट विल बी 16, 16 विल बी क्या था हमारा P, 2 बढ़ा 2 इंक्रीज हुआ दैट विल बी S, S आएगा, है ना। ये आपके पास 2 कम हुआ दैट विल बी J, ये 2 आपके पास क्या हुआ, कम हुआ था, ये ज़्यादा होगा, दिस विल बी G। तो N C P S J G, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। Q 17 पे था बच्चे, Q था 17 पर, N C P Q J G, दिस इज द आंसर। ए ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन इजी था बट कोड याद होने चाहिए ना। आप कुछ बच्चे बैठ के वहाँ काउंट कर रहे होते हैं, सर ABCD सर Q आएगा इतने नंबर पर, P आएगा इतने नंबर पर। याद होनी चाहिए चीज़ें, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड हेयर, परफेक्शन जरूरी है, तभी आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। कहता है जी एक ड्रॉअर के अंदर क्या पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 में बेसिकली वो क्या दे रहा है, कहता है जी एक ना ड्रॉअर है, उसके अंदर क्या है, ब्लैक और 10 ब्लैक, बेसिकली क्या है 10 ब्लैक है और 10 ही क्या है ब्राउन है, ये सॉक्स हैं विच आर ऑल मिक्सड अप, सबको मिक्सअप कर दिया आपने। What is the smallest number of socks to be taken from the drawer to decide without seeing them to be sure that there is at least one pair of socks of the same color। देखो 2 कलर है भाई, ये एक ड्रॉअर है, इसके अंदर ब्लैक ब्राउन मिक्स हो रखी है, आपने देखा नहीं, आपने क्या किया, ब्लैक भी पड़ी थी ब्राउन भी पड़ी थी, ब्लैक और ब्राउन कितनी पड़ी थी, 10-10 पड़ी थी। आपने अंदर हाथ मारा, आपने पहले एक सॉक्स निकाली दैट विल बी ब्लैक, दूसरी आपने सॉक्स निकाली, वो कौन सी निकल आई, ब्राउन। आपने देखा जी ये तो ब्लैक और ब्राउन आ गई, ठीक है। तीसरी आपने निकाली तो वो या तो ब्लैक होगी या ब्राउन होगी, तीसरी आप निकालोगे तो वो या तो ब्लैक होगी या ब्राउन होगी। आई रिपीट अगेन, मैंने क्या बोला कि एक आपने ब्लैक सॉक्स निकाली, दूसरी आपने ब्राउन सॉक्स निकाली, तीसरी जब आप निकालेंगे 13 आप जब प्लेस करेंगे तो आप क्या लेके चलेंगे, इस केस में आप लेके चलेंगे कि हमारे पास जो नंबर होगा दैट विल बी, तीसरा जो नंबर आप लेके चलेंगे उस केस में आप बोलेंगे या तो ब्लैक या ब्राउन, इनमें से कोई एक तो आएगी। मान लो आपके पास ब्लैक आ गई तो आप बोलेंगे जी ब्लैक आ गई सर, ब्लैक का पेयर बन गया, एक ब्लैक पहले पड़ी थी एक आ गई। अगर आप बोलेंगे ब्राउन निकाली तो एक ब्राउन पहले पड़ी थी एक और आ गई। तो मिनिमम आपको 3 सॉक्स निकालनी पड़ेगी, ये रिक्वायर्ड निकालने के लिए, आपको डिसाइड करने के लिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3, इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 4, 7, 25, अच्छा 10, उसके बाद 20, 16, 9। अच्छा एक बार इंक्रीज डिक्रीज ऐसा हो रहा है। सो आप देखिए इस सीरीज को 4, 7, 25, 10 ऐसे ले रहे हैं।
तो आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 4 और 7 का फ़र्क कितने का आया, 3 का, 3 ऐड हुआ। 7 और 10 फिर से कितना ऐड हुआ बच्चे, 3 ऐड हुआ। अगर आप देखें 10 तो आप बोलेंगे मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको सेम डिफरेंस को रिप्रेजेंट करवाए। 25 और 20 -5 का डिफरेंस दिखा रहा है ना। तो अगर मैं लेके चलूँ तो सेम डिफरेंस दिखा के चल रहा है। तो मुझे पता है कि 25 और 20 पे सेम डिफरेंस दिखा रहा है, -5 दिखा रहा है। यहाँ पे कंसेक्टिव टर्म में +3 था, यहाँ पे कंसेक्टिव टर्म में फिर से +3 दिखाया। तो 10 और 3 फिर से क्या दिखाएगा बच्चे, 13 दिखाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 13। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 13। ये सीरीज इजी सीरीज थी बच्चे। आप देखिए निमसेट के अंदर 2015 के अंदर इसके अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज के दे दिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 3 से 4 आपको पजल डाल दिए। मेरे हिसाब से मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हमने किया परसेंटेज का, जिसमें हमने यहाँ पे ये देखा था भाई XYZ कितने क्वेश्चन राइट होंगे, कितने करेक्ट होंगे, वेटेज की बात करी थी हमने। सो वो क्वेश्चन सिर्फ आपका मैथ्स का क्वांट्स का हमने फेस किया। अदरवाइज 60 to 70 to 80% आप लगाइए कि आपके पास सारा का सारा जो पेपर था वो किसके ऊपर बेस्ड था, रीजनिंग के ऊपर बेस्ड था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का जो पेपर है 2015 का, उसकी डिस्कशन हमारी यहाँ पे आज ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर आपने एंजॉय किया और इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट आपको चाहिए, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए, ताकि हम आपको उस मटेरियल को और अच्छे से प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।